हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2026 स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर हम देखें लगभग हमारे पास 30 मंथ्स हैं और इन 30 मंथ्स को हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको मंथली प्लान बताऊंगा और जो 30 मंथ्स हैं इनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो बस आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं टारगेट्स देता हूँ, आप उनको फॉलो करिए। एंड संडे को फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं यूट्यूब पे लाइव, जैसे लास्ट वीक भी मैंने किया था। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो अब है मुद्दे की बात। तो आप में से जो 2026 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप में से सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपने कैसे प्रोसीड करना है। भाई टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है। अगर आपने सही से यूटिलाइज़ कर दिया तो कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले ही सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप सिस्टमेटिक वे में यहाँ से प्रोसीड करोगे। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 30 मंथ्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 4 फेजेस में डिवाइड किया है। कैसे भाई? देखो, सिंपल सी बात है, एग्जाम को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स मेंस में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोर सब्जेक्ट्स। तो उनको मैंने फेज 1 में रखा है, ठीक है, जो कि है कोर सब्जेक्ट्स, और साथ में ऑप्शनल। अब जब ऑप्शनल और कोर सब्जेक्ट्स, भाई सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अपना कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को कवर करना है। और जिनका ये अच्छे से कवर हो जाएगा तो ये लगा लो कि आपकी आधी जंग हो गई है पूरी, यानी कि आपने अपनी आधी प्रिपरेशन कर ली है, बहुत अच्छी। अब इसके बाद हम फोकस करेंगे फेज 2 में, यानी कि सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। सेकेंडरी सब्जेक्ट्स यानी कि वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो जस्ट कोर सब्जेक्ट्स के बाद में इमीडिएटली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये यूपीएससी की तरफ से नहीं होता है, ये जस्ट हमारा एजम्पशन होता है कि भाई ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, भाई कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना। कौन सा पढ़े हम पहले? भाई जो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है? भाई जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात है, कल को मान लो कि अगर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए तो हम बोलेंगे भाई ये कोर सब्जेक्ट्स है, यानी इंपॉर्टेंट है, इनको पहले पढ़ो। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 में यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं, लेकिन वो बहुत ही उनका वेटेज बहुत कम होता है। तो वो है फेज 3 में हम उनको कवर करेंगे। और फेज 4 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैंने क्या कहा, आपका फेज़ 3 में आपका सिलेबस हो जाएगा कवर, और फेज़ 4 में आप सिर्फ रिवाइज करोगे, यानी कि समय से पहले ही आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। जहाँ पर लोग अपना कोर सब्जेक्ट्स को कवर करने की सोचते हैं, वहाँ पे आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हो और कंसिस्टेंट रहते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सीधे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो फेज़ 1 है वो जनवरी से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जनवरी से क्यों किया है? देखो यार, ऐसा होता है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की गलती क्या रहती है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। उनको मतलब बहुत जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है, जल्दी से जल्दी आंसर टिंग में आना उनको। वो उनके पास समय नहीं होता है, बहुत व्यस्त होते हैं वो लोग, है ना। उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, उनको जल्दी जल्दी सारा काम करना है। फिर शायद उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम यहाँ पे चीज़ों को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे अपने कंसेप्ट्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे। एग्ज़ाम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम मजबूत करेंगे। अब देखिए, जो फेज़ 1 है वो है जनवरी से दिसंबर तक, बहुत बड़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, पैनिक मत करना। ये मत सोचना यार फेज़ 1 में 1 साल लगा दिया। ये जो 1 साल अगर किसी ने दे दिया ना जम के, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 12 मंथ्स जिसमें कि आपने कोर सब्जेक्ट ऑप्शनल को कवर करना है, दैट इज़ इट, ठीक है। मैंने क्या किया है, देखिए, जनवरी से आपका स्टार्ट होगा दिसंबर तक। अब बहुत ये सवाल होगा कि भाई जनवरी से तो ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब हम नवंबर दिसंबर में करें क्या? अभी मैंने आपको 2 स्लाइड पहले कंसिस्टेंसी चैलेंज वाला जो एक स्लाइड दिखाया था, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है स्टार्टिंग में जानना, वहाँ पे मैं टारगेट्स देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीक में मैंने सिलेबस और PYQs की वीडियो दिए थे। अगर आप उन टारगेट्स को फॉलो करते हो, और अभी मैंने NCERTs वाले टारगेट देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप सीधे यहाँ पे जंप कर सकते हो। आप लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू वर्क परफेक्ट,
क्योंकि हमने पॉलिटी एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है, तो वो है। लेकिन अगर आपको नवंबर दिसंबर में मैं ये बोलूँगा, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करो, सिलेबस का एनालिसिस करो अच्छे से, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो, और पिछले 10 साल की जो PYQs हैं उनको समझो। ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा यार, काफ़ी है फॉर अ बिगिनर, ठीक है। अब जनवरी से दिसंबर क्या करना है, ठीक है। अगर आप में से कोई कहता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं तो अभी से करूँगा नवंबर से, तो ठीक है भाई, नवंबर से फॉलो कर लो, है ना, जैसे आपकी चॉइस है। आप 2-2 महीने फिर आगे कर सकते हो। बस यहाँ पे एक प्लान है, 30 मंथ्स का मैंने प्लान बनाया है। हो सकता है कोई 32 मंथ्स लेके चले, 32 मंथ्स तो है नहीं वैसे उतने, और कोई 28 मंथ्स लेके चले, कोई इशू नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। आपको बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। अब जरा प्लान को समझते हैं, ठीक है। ये है हमारे कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो हमारे कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कुछ नहीं है, एक सब्जेक्ट को उठाना है आपने, ठीक है। आपने एक सब्जेक्ट को उठाया, पॉलिटी को, आपने 60 डेज दिए। 60 डेज वैसे देखो ज़्यादा होता है एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम है तो यार आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इत्मीनान से पढ़ सकते हो, डीप में पढ़ सकते हो, ठीक है। 60 डेज में आपने अच्छे से कवर किया। यहाँ पे कवर क्या करना है? यहाँ पे NCERTs भी कवर करनी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का पोर्शन आपने कवर करना है, एडवांस बुक्स भी कवर करनी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कह सकते हो वो भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप दोगे 60 डेज के बाद 15 डेज फॉर रिवीजन, ठीक। ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट कंप्लीट अच्छे से। यानी आपकी कम से कम कहूँ तो 10-12% प्रिपरेशन होगी UPSC की। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को आपने दिए 60 डेज, और अगेन उसके बाद 15 डेज फॉर रिवीजन, एंड सेम फॉर हिस्ट्री एंड सेम फॉर ज्योग्राफी। ये 4 अगर आपने कर दिए, मान लेते हैं कम से कम आपका 55% 55 to 60% प्रिपरेशन आपकी हो गई जी UPSC की एक साल में ही। और साथ में आपने करना है ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल को कब करना है? स्टार है, यानी कि फ्लक्चुएट कर सकता है, बहुत हफ्ते में 2-4 दिन पढ़ सकते हो। किसी को अगर ऑप्शन पहले 6 महीने में कवर करना है वो ज़्यादा पढ़ सकता है। मैं समझता हूँ वीकेंड्स में सफिशिएंट, सैटरडे संडे को पढ़ो, काफ़ी है, 3-3 4-4 घंटे बड़े आराम से 7-8 महीने में ऑप्शनल कवर हो जाएगा। लेकिन हफ्ते में अगर आप 3-4 दिन पढ़ना चाहते हो कर सकते हो। टारगेट क्या है? दिसंबर से पहले ऑप्शनल आपका कवर हो जाना चाहिए और साथ में एक रिवीजन हो जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। जो लास्ट 2 मंथ्स है, ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि अभी भी 2 महीने बचे हैं, रिवीजन करो आराम से, ठीक है। यार देखो, रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैं बस आपसे 3 चीज़ें बोलूँगा। जिस एस्पिरेंट ने 3 चीज़ें कर ली उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करेगा, जो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाएगा, बस जो ये 2 काम करेगा, और कह सकते हैं कि बार बार थोड़ा सा PYQ को रेफर करेगा, जिसने ये 3 काम कर लिए उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फेज़ 1 का प्लान। अब यहाँ पे देखो, मैं बुक लिस्ट के रिगार्डिंग एक और अलग से वीडियो लाऊंगा, जहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा कि आप पर सब्जेक्ट कौन कौन सी बुक्स पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। बट कुल मिला के बात ये है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे अगर आपको करना है तो न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ अगर किसी की एनालिसिस वीडियो देखना आप पसंद करते हो देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पर कोई मंथली मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एनालिसिस वीडियो इज़ सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फेज़ 2, ठीक है। अब जो फेज़ 2 है ये है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 6 मंथ्स का है फेज़ 2। और ये आपका चलेगा 2025 जनवरी से लेके 2025 जून तक। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फेज़ 2 में हम टारगेट करेंगे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को। सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स के इमीडिएटली बाद इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आज की डेट में ये कोर सब्जेक्ट जितने ही इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे खासे। जैसे एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट के लिए देखो 1 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट। एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसकी स्टैटिक की कोई सीमा नहीं है, और कितना भी आप एनवायरनमेंट पढ़ लो आपको क्वेश्चंस करंट से ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस करंट से काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये होता है ना कि स्टैटिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप फोकस यहाँ पे स्टैटिक पे ही दोगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर 20 डेज। 20 डेज अगर आप सही से सटीक तरीके से आर्ट एंड कल्चर को देते हो, यानी कि आपके पास प्रॉपर आपके नोट्स अरेंज्ड हैं और आपको पता है मुझे यहीं से आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 20 डेज अपने में सफिशिएंट होते हैं। देखो, टाइम कब ज़्यादा लगता है, दिक्कत तब होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब मैं बुक लिस्ट वाला वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा यार ये रिलायबल सोर्सेज है, क्योंकि आप में से बहुत सारे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस वो रिसोर्सेज बताऊंगा, आप स्टिक कर लो।
दैट्स इट, उन पे स्टिक कर लो, सफिशिएंट है। फिर आता है आपका साइंस एंड टेक, अगेन 20 डेज, अगेन इसमें काफ़ी है क्योंकि 20 डेज में आपने स्टैटिक पे फोकस करना है। यहाँ पे जो आपको टाइम दे रखा है, यहाँ पे स्टैटिक पे फोकस करना है क्योंकि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो या जो आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे आने वाले टाइम में एग्जाम से 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ पे आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा इन सब्जेक्ट से, लेकिन स्टैटिक यहाँ से कवर कर सकते हो आप, यानी जो आपके रिसोर्सेज होंगे। अब इसके बाद जो टाइम बचा आपका, ठीक है, अभी आप देखोगे लगभग 70 डेज हो गए हैं। जो टाइम आपका बचा है वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। जैसे कि रिवीजन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स, जो आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे फेज़ 1 में, अब आप उनको रिवीजन करोगे। कैसे रिवीजन करना है, डिपेंड करता है। आप वीक एक हफ्ता रख सकते हो कि भाई एक हफ्ते पॉलिटी को दिया, एक हफ्ते इकोनॉमिक्स को दिया, या फिर आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स को 15-15 दिन दिए, अब 15 दिन दिए और साथ थोड़ा पॉलिटी पढ़ा, थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा। वो आपकी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट अगर नहीं हो पाया फेज़ 1 में, और उसका रिवीजन जो कि मैंडेटरी है, यानी कि फेज़ 2 में आपका कह सकते हैं दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए ऑप्शनल का, ठीक है। और ये उन प्लेयर जो 2026 में अटेम्प्ट देंगे, यानी कि जिनके पास अभी 30 महीने हैं। अगर जो मान लीजिए कि 25 में प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और जिसको 26 में देना है, उसके लिए गेम थोड़ा सा अलग होगा, है ना। उसके पास टाइम कम होगा, उसके पास इतनी लग्जरी नहीं है कि वो आराम आराम से पढ़ सकता है। और लास्ट में ये है कि स्टार्ट करंट अफेयर्स इन डेप्थ। अब देखो करंट अफेयर्स, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप 2026 में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि एग्ज़ाम से 1 साल पहले करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको डीप में करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना है, मैं ये समझता हूँ मई से, ठीक है, मई 2025 से आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी अगर थोड़ा सा और चाहते हो कि नहीं मैं अपना और थोड़ा मजबूत करना चाहता हूँ, तो जनवरी से थोड़ा बहुत नज़र मारना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कह सकते हैं अप्रैल में 2025 से आप थोड़ा मंथली मैगजीन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका जून तक का प्लान। अब ये लगा लो यार कि जून तक आपका काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि 80% ऑफ द सिलेबस इज़ कंप्लीट, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अब इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेज़ 3 की। जो फेज़ 3 चलेगा आपका, ठीक है, तो फेज़ 3 हो गया आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी आपके 6 मंथ्स हैं। अब इन 6 मंथ्स में आपने क्या करना है, इन 6 मंथ्स में आप टारगेट करोगे जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे फ्रॉम दी मेंस, जो कि आपके प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। जैसे कि आपका एथिक्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग है। उसके बाद अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, GS2 में सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, IR थोड़ा सा आ जाता है लेकिन मोस्टली हम मेंस के लिए रखते हैं। GS1 की बात करते हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ हो गया, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत मिनिमल है, लेकिन सोशल इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं स्कोरिंग भी होता है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। GS3 में जैसे हम बोलेंगे आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि हफ्ते 8-10 दिन में कवर हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर एथिक्स। एथिक्स थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है ना, इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करनी है, यानी कि एथिक्स को आप, अगर आप जब एथिक्स पढ़ोगे ना, एथिक्स के साथ सोसाइटी और सोशल जस्टिस को क्लब करके पढ़ना, जल्दी भी कवर होगा और चीज़ें अच्छे से समझ भी पाओगे, क्योंकि एथिक्स और ये सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये थोड़ी इंटर रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका हो गया गवर्नेंस हो गया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। और कह सकते हैं कवर कर सकते हो या रिवाइज पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कोर, अगर आपके अभी भी कुछ कोर के जो टॉपिक्स वो बचते हैं तो यहाँ पे कवर कर सकते हो। टाइम कैसे देना है, देखिए यहाँ पे मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भाई आपने कहा 6 महीने हमारे पास, तो हम टाइम कैसे कैसे दें। मैं अगर आपको एक मोटा मोटा एस्टिमेशन दूँ, एथिक्स, सोसाइटी और सोशल जस्टिस, ठीक है, आपके पास 6 मंथ्स हैं। तो अगर इन दो पोर्शन, इस पोर्शन की बात करूँ ना मैं, ये अपने में कह सकते हो 45 डेज सफिशिएंट है, बहुत है, हद से ज़्यादा, मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ आपको 15 दिन। 45 डेज मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। गवर्नेंस वैसे तो हफ्ते भर का काम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो, मान लेते हैं 10 डेज, ठीक है। IR थोड़ा बल्कि हम कह सकते हैं, साथ में आप रिवीजन भी करोगे तो इसका आप 15 डेज दे सकते हो, ठीक है ना। इंटरनल सिक्योरिटी से अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप 15 डेज दे सकते हो। और जो थोड़ा टाइम बचा उसमें आपने कोर सब्जेक्ट्स को थोड़ा रिवाइज कर दिया, अगर आपका कुछ छूटा है तो आपने उसको कवर कर दिया। तो इस वे में, क्योंकि देखो एक चीज़ आप नोटिस करो, फेज़ 1 में तो आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी मैंने आपको 2 रिवीजन दिए हैं, एक सब्जेक्ट के बाद और एक पूरा कंप्लीट करने के बाद 2 रिवीजन कोर सब्जेक्ट्स के। फेज़ 2 में भी आपको एक रिवीजन दिया है कोर सब्जेक्ट का, और फेज़
3 में भी आपको रिवीजन दिया है कोर सब्जेक्ट का, और जो इसके बाद वाला फेज़ है वहाँ पे रिवीजन ही करना है। तो आपने देखा होगा मैं कितना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रिवीजन पे, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दुविधा में फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप देखोगे भी लगभग लगभग 2 महीने 3 महीने तो ही हो गया आपके पास, अच्छे खासा 1-2 महीने बचेगा इसको रिवाइज करने के लिए। टाइम बड़ा कम कर सकते हो अपने हिसाब से, जस्ट मैंने आपको ये जो जिस टाइम फ्रेम पे मैंने जो चीज़ें डाली है ना, बस उतने में आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आता है आपका फेज़ 4 यानी जैन से मई, यानी 5 महीने। जो प्लान के अकॉर्डिंगली अगर आपने सही से चीज़ों को फॉलो कर लिया है तो जो लास्ट फेज़ है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 काम करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस। जो आपने अभी तक पढ़ा है पिछले 1-2 साल में उसे दबा के रिवाइज करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है। बाय प्रैक्टिस आई मीन इनिशियल जो कह सकते हो कि देखो, पहले यहाँ का बताता हूँ, 2 चीज़ों की प्रैक्टिस है। अगर स्टार्टिंग के 1-2 महीने की मैं बात करूँ, जैसे कि जैन और फेब, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप थोड़ा जैसे वीकली बेसिस पे आंसर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगेन जैन से मई, इनिशियल टाइम में हफ्ते में 1 टेस्ट लगाया और बाद बाद में 2-2 टेस्ट, तो यानी कि आप यहाँ पे MCQs या फिर FLTs पे फोकस करो, फुल एंड टेस्ट पे फोकस कर सकते हो। ये है प्रैक्टिस कि प्रीलिम्स की MCQ बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी है और मेंस की आंसर राइटिंग बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी है। और जो मैंने पीछे प्लान आपको दिखाया था, तो वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने पॉलिटी का 2 महीना है, ठीक है। अब पॉलिटी का जैसे एग्जाम्पल है, आपने पहले 15 दिन बोला मैं NCERT पढ़ूंगा और रिमेनिंग 45 डेज़ में एडवांस लक्ष्मीकांत पढ़ लूँगा, चलिए। तो 15 दिन या 20 दिन जो भी है, आपने अगर अपने NCERT का टारगेट सेट किया है, ब्रेक कर दो उसको हफ्ते हफ्ते में कि इस हफ्ते में इतना NCERT पढ़ूंगा, और जो भी आपने पढ़ा उसके एंड में लास्ट में टेस्ट लगा लो। तो ऐसे ही आपने, जैसे आप लक्ष्मीकांत है, मान लीजिए कि आपके पास 45 डेज़ है या 42 डेज़ है, मान लेते हैं आपके पास 7 वीक है, ठीक है, यानी कि 6 वीक है, सॉरी 6 वीक्स हैं। एंड आप पूरी बुक को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर पार्ट का एक टारगेट सेट कर दो और उसके बाद में टेस्ट लगाओ। तो यानी कि दैट इज़ द पॉइंट कि आपने टेस्ट भी इस बेसिस पे लगाने। कंफ्यूज मत होना कि मैं टेस्ट कैसे लगाऊंगा। आपने 1 महीने जो 2 महीने का आपका टारगेट है सब्जेक्ट का, उसको ब्रेक कर दो वीकली बेसिस पे, और वीकली बेस पे उसके अकॉर्डिंगली आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑनलाइन, या फिर बुक्स भी आती हैं, अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, और PYQ की बुक भी होती है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कंटेंट की कमी नहीं है, देखो करना चाहो तो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। तो फेज़ 4 में आपने सिर्फ 2 काम करने हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि यार अगर पुराना जो प्लान है आपने फॉलो कर लिया तो आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर लोगे, मतलब सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर बचा क्या, रिवीजन। अब कुछ चीज़ें जो बच गई, ये आपका सवाल रहा होगा कि भाई इनका क्या, भाई इनके बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ, इनको कब करना है। ये चीज़ें मैंने लास्ट में इसलिए रखी हैं क्योंकि वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि किसी को आंसर राइटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, हो सकता है कोई CSET में कम टाइम दे, किसी को ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, ये बहुत वेरी करता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम CSET की बात करते हैं कि CSET का क्या करना है, देखो मेरा ये मानना है कि अगर 3 महीने कोई CSET को दे दे तो काम चल जाएगा। और यहाँ पे आपको CSET में कोई 140-150 नंबर नहीं लाने हैं, आपको बस क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई में भी आपको कोशिश करना है कि आपके 20 मार्क्स ज़्यादा रहें क्वालिफाइंग मार्क्स से, यानी कि जो 66 होता है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स, उससे ज़्यादा आपको रखने हैं, है ना। कितना, लगभग आपने टारगेट करना है कि 80-90 तक मेरा स्कोर आए। CSET सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ वीकेंड्स में करिए, डेली बेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वीकेंड में करिए। और CSET को अगर आपने टारगेट करना है, जो 26 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप CSET को एक सही टाइम में आपको बोलूँ ना, तो जो आपका पहला साल है ना यार, जो 2024, जिस टाइम पे आप लोग अपना ये कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल करोगे, वहाँ पे टाइम आपके पास भरपूर मात्रा में होगा, क्योंकि करंट अफेयर आपने ज़्यादा करना नहीं है, ऑप्शनल भी वीकेंड्स में चल रहा है, बहुत टाइम होगा। और दैट इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको CSET टारगेट करना चाहिए, यानी 2024 में आपको CSET का प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद वाला टाइम कभी नहीं आता, ठीक है। अब आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ, यार देखो आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग है प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग है स्किल, एक दिन में नहीं इंप्रूव होगी। मैंने जो अभी आपको पॉलिटी वाला ब्रेकअप बताया था, तो जैसे आप वीकली बेस पे देखो, जो भी आपका वीकली बेस का टारगेट है ना, सिंपल एक उसूल है, जो आपका टारगेट है ना वीकली वाला, ठीक है, बस उसी के आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दो, ख़त्म, उन्हीं पे आंसर राइटिंग करो, कुछ नहीं करना आपने अभी। जब एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा ना, तब जाके उसके PYQ से प्रैक्टिस कर लेना, बस PYQ से आप प्रैक्टिस कर लो। आंसर राइटिंग की बुक होनी चाहिए आपके पास, क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, थोड़े बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, थोड़ा आंसर राइटिंग करनी कैसे है,
जब आप चीज़ें समझ जाओगे, थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, और थोड़ा सा जब आपके मॉडल आंसर्स रहेंगे उसके बेस पे आप आंसर राइटिंग भी सीख जाओगे और आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आंसर राइटिंग पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आंसर राइटिंग कोई एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने वाली एक्टिविटी नहीं है, डेली बेस पे जैसे प्रैक्टिस होती है यार, आप बस लगाते जाओ। कम से कम, बस एक बात मैं बोलूँगा, कम से कम 50 से जब 100 क्वेश्चन आप लिख लोगे ना, तब जाके आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि हाँ यार मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। तो जब तक आपने 50 से 100 क्वेश्चन नहीं लगाए, तब तक मत बोलना कि भाई मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, डोंट बी टू इम्पेशेंट। प्रैक्टिस तो वही है, आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस का सेम सीन है। मेरा ये मानना है यार, देखो मैं डेली बेस भी नहीं बोलता कि यार डेली बेस एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। डेली बेस का मुझे पता है बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, टाइम लग जाता है। मैं बस इतना कहता हूँ, आप बस ये टारगेट रख लो, मुझे 100 एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और 25 पीवाईक्यूज़, दैट्स इट। मुझे हफ्ते के 125 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, और महीने का कितना हो गया, लगभग 500। बस महीने के मुझे 500 करने हैं, खत्म। मैं डेली डेली नहीं करूँगा, हफ्ते के 125 करूँगा, काफ़ी है। ठीक है, अगर अब हमने क्या कहा था, हमारे पास कितना है, 30 महीना है, महीने के इतना है तो कितना हो गया, 15,000, मतलब 15,000। यूपीएससी में ये कहा जाता है कि कोई 8-10 हज़ार एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर ले तो उसका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कम से कम 15,000 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर, और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। सिर्फ बहुत से लोग तो सिर्फ एमसीक्यूज़ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आप लगा लो कि आप कहाँ तक पहुँचोगे, है ना। और बात आती है एस्से की। देखो एस्से का मेरा ये मानना है, 2024 में, यानी कि 2024 में आपको ज़्यादा एस्से में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी का जीएस थोड़ा ऑप्शनल और थोड़ा एथिक्स, मोस्टली जीएस, ठीक है, अगर अच्छे से प्रिपेयर है और एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर है, ऐसे का कंटेंट उसको मिल गया। अब बस उसको स्ट्रक्चरिंग करनी है, स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो इसका सिंपल फंडा ये है, अगेन अगर आप करना चाहो तो 2024 में कर सकते हो, अदरवाइज 2025 में यू कैन स्टार्ट। जब आपके कोर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, हफ्ते के 2 एसेस का टारगेट रखो, खत्म बात। कहाँ से शुरू करना है, पीवाईक्यू से। हर साल आपके 8 ऐसे दिए जाते हैं, पिछले 10 साल यानी 80 ऐसे तो आपके पास वैसे ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों इधर उधर भाग रहे हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढो ना, वहाँ से आपको दुनिया भर के टॉप क्वालिटी ऐसेस मिलेंगे। रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक आप यूपीएससी के 10-15 साल के पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व नहीं करते, तब तक इधर उधर मत भागना, क्योंकि उनसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, है ना। यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उनसे क्वालिटी कंटेंट आपको मिल नहीं सकता मार्केट में। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2024 में न्यूज़पेपर पे फोकस करो, सफिशिएंट है। अगर किसी के आप एनालिसिस वीडियो देखना पसंद करते हो, दैट इज़ फाइन। 2025 अप्रैल में से आप कह सकते हो कि प्रॉपर मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अपना न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत, न्यूज़पेपर को थोड़ा कम कर देना, 30-35 मिनट्स, दैट इज़ फाइन। ठीक है, बस, और इतना ही है जितने पे आपने फोकस करना है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस यही है यार। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जितना की पॉइंट्स को मैं बता पाया मैंने बताया, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इसको ध्यान से और स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और कोई भी डाउट होगा तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।